Hello everyone, welcome to everyone in our channel Dive to Learn. So today we are going to discuss scheduling topic from the operations management. So this topic is very important for UGC NET exam. So let's start with the topic. So guys ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो शेड्यूलिंग है बेसिकली ये ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर है। तो जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट है स्पेशली जो मैनेजमेंट के लिए यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये टर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टर्म में से कुछ ना कुछ आपको नेट के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो इसी के ऊपर आज की हमारी वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूलिंग इन प्रोडक्शन? बिकॉज शेड्यूलिंग का मतलब जो है अलग अलग टर्म्स के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन basically our topic related with the operations management or production management, so that's why we have to understand the meaning of scheduling in production. तो इसलिए हमको इसको प्रोडक्शन के अंदर समझना होगा इसका क्या मतलब है। So scheduling can be defined as prescribing of when and where each operation necessary to manufacture the product is to be performed. तो शेड्यूलिंग इस चीज को डिफाइन कर रही है, हमको ये देखना होगा कब और किस तरह किस ऑपरेशन को जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस की फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हुई इसके अंदर जो आपको की पॉइंट नोट करना होगा इसके अंदर। तो देखिए वो की पॉइंट क्या है, बोल रहा है प्रिस्क्राइबिंग एज वेल एज, देखिए तो टर्म क्या ले रहा है, प्रिस्क्राइबिंग व्हेन एंड वेयर, कब और कहां, ईच ऑपरेशन नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इज टू परफॉर्म। तो कब और कहां ऑपरेशन की जरूरत है जिसको हम यूज करेंगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट, दिस वन इज अ शेड्यूलिंग। एज वेल एज इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज एस्टेब्लिशिंग ऑफ टाइम at which to begin, this one is important word, begin and complete each event or operation comprising a procedure। तो कब किस टाइम के ऊपर किसी ऑपरेशन को आपने स्टार्टअप करना है और कब उसको कंप्लीट करना है, इस सारे प्रोसीजर को भी हम बोल देते हैं शेड्यूलिंग। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं यहाँ पर आपको एक इन सिंपल लैंग्वेज, अगर आपको समझना है तो आप मेरी एग्जांपल की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए हम यूं बोलते हैं, मान लीजिए हमारी एक फैक्ट्री है एंड अंडर दिस फैक्ट्री आर बिजनेस टू मैन्युफैक्चरिंग द बिस्किट्स, हमारा काम है बिस्किट्स तैयार करना। तो अब हम मान लेते हैं कि हम बिस्किट्स तैयार करना है, तो नेचुरली सी बात है कि बिस्किट्स को एक प्रोसेस से होकर फिर दूसरे प्रोसेस में जाना, फिर तीसरे में, फिर जाके वो आपका रेडी होगा। तो अब ये जो सारे प्रोसेस है इन सभी प्रोसेस को हमको शेड्यूल करना होगा। ये नहीं है कि ये प्रोसेस के ऊपर कभी 3 घंटे लग जाते हैं, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे। अगर ऐसा होगा तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ आएगी, नीटू से उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। तो इस कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए हमको पहले से शेड्यूलिंग करनी होगी। शेड्यूलिंग के अंदर फिक्स होगा ए प्रोसेस कंप्लीट होने में सपोज 1 घंटा लेगा, बी प्रोसेस के लिए फिर 1 घंटा लगेगा, सी के लिए फिर 1 घंटा लगेगा। मतलब ये हुआ कि अगर इफ देयर इज अ प्रॉपर शेड्यूलिंग व्हेन the particular process start and when that process is to be finished, then you can operate as well as then you can manufacture the product according to your desire, as well as you can also get good quality and less wastage of time if proper scheduling is to be performed under the organization। किसी भी काम को करने के लिए अगर शेड्यूलिंग अच्छे से है देन आप एक्टिविटीज का कंप्लीशन एज वेल एज स्टार्टिंग टाइम फिक्स कर रहे हैं। तो जिससे फायदा क्या हो रहा है कि आपको इन फ्यूचर प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में, या हम यूँ बोले कि जो प्रोसेस है नेक्स्ट प्रोसेस है उस पर प्रोडक्ट को भेजने के अंदर टाइम नहीं लग रहा और दोनों के बीच में, दोनों प्रोसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। सो दिस वन इज ऑल्सो मीनिंग ऑफ शेड्यूलिंग। एंड नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल एम ऑफ शेड्यूलिंग इज टू प्लान द सीक्वेंस ऑफ वर्क। दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट की टर्म, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। प्लान द सीक्वेंस ऑफ वर्क, कि जो आपके काम का सीक्वेंस है साहब, कि जैसे ए प्रोसेस पर कितना लगेगा, बी कब कंप्लीट होगा, सी कब शुरू करना है, सी कब कंप्लीट होगा, तो उस सारे का जो सीक्वेंस है प्रॉपर उसको भी हम बोल देते हैं शेड्यूलिंग। सो दैट द प्रोडक्शन कैन सिस्टमेटिकली अरेंज टुवर्ड्स द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट बाय ड्यू डेट। तो इससे फायदा क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी जिस डेट को आपने ऑर्डर कंप्लीशन डेट
हाईलाइट किया है उस डेट को आपका प्रोडक्ट तैयार होगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हर एक आपको मालूम है कि कंपटीशन बहुत है, हर पर्सन के पास बहुत सारी ऑप्शन है, मीन टू से एक बायर के पास बहुत सारी आज की डेट में ऑप्शन है, मैन्युफैक्चरर है। तो नेचुरली सी बात है कि बायर जो है उसको फर्दर ऑर्डर को पूरा करने के लिए कस्टमर को एक डेट दी होती है कि मैं तुमको इस डेट तक ये लोट बना के दूंगा, या ये लोट मैं आपको इस डेट तक सेल करूंगा। अब वो जो ट्रेडर है उसने वो लोट बाय करना है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो अगर मैन्युफैक्चरर ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक उसको वो चीज नहीं दे पा रहा, तो नेचुरली है कि वो जो ट्रेडर है किसी और मैन्युफैक्चरर के पास मूव करेगा, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन इन द market. So that's why scheduling is very important in the operation management or in the production management. So these all are the key terms in the scheduling. तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं की टर्म्स, क्योंकि आप नोट कर लीजिए यूजीसी नेट के लिए। when and where, फर्स्ट वाले जो पैराग्राफ में था, when and where each operation necessary to manufacture the product, कब और कहाँ, और जो प्रोसेस है ऑपरेशन है वो जरूरी है मैन्युफैक्चर करने के लिए। सेकंड पैराग्राफ में है बिगिन एंड कंप्लीट ऑफ ईच इवेंट और ऑपरेशन, कब एक इवेंट शुरू होगा, कब एक इवेंट खत्म होगा, उसको प्लान करना, एस्टेब्लिश करना, उसका स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम, एज वेल एज कहाँ पर है, ये सारा कुछ शेड्यूल करना। दिस वन इज ऑल्सो अ शेड्यूलिंग। एंड लास्ट वन, प्लान द सीक्वेंस ऑफ वर्क, जो आप काम करने जा रहे हैं उसका प्रॉपर सीक्वेंस डिसाइड करना। तो ऑल दीज आर explain the meaning of scheduling in production management. Now, the next we have principles of scheduling. So, scheduling also having some important principles. The first principle is principle of optimum task size. तो देखिए optimum task size का मतलब होता है कि जो आप एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर टास्क करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, वो कितना, कितने परसेंट टास्क होगा, या कितना उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमने टास्क देना है जाकि ताकि वो सही तरह से कंप्लीट हो जाए, फुलफिल हो जाए। सो देखते हैं इस प्रिंसिपल को। शेड्यूलिंग टेंड टू अचीव द मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन द टास्क साइज आर स्मॉल। तो टास्क साइज आपने ज्यादा बड़ा नहीं रखना। दिस वन इज आल्सो द इंपॉर्टेंट टर्म हियर। टास्क साइज आर स्मॉल एंड ऑल द टास्क ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जितने भी आप टास्क दे रहे हैं वो सारे एक ही ऑर्डर के हो, मीन टू से एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो, एक तरतीब में हो, एज वेल एज उनका मैग्नीट्यूड, उनकी जो कह सकते हैं हम क्षमता है वो सेम हो, माप जो है उनका वो सेम हो, डिफरेंट ना हो। जैसे एग्जांपल है, मान लेते हैं हम बिस्किट तैयार कर रहे हैं, हमारे पास 3 फ्लेवर के बिस्किट है, या हम ये ले लेते हैं कि सिंगल बिस्किट ही है वो हम तैयार कर रहे हैं, एक ही तरह का बिस्किट है। तो अब आपने जो पहला लोट लिया उसके अंदर आपने 50 लिए, मान लेते हैं 50 पैकेट आपके तैयार हो रहे हैं। फिर आपने जो बी लोड लेना है उसके अंदर फिर 50 ही होने चाहिए, फिर जो तीसरा लोड लेना है उसके अंदर फिर 50 होने चाहिए। मतलब क्या है कि कोशिश कीजिए, अगर आपने ऑप्टिमम टास्क साइज, मतलब जो आपके लोड का साइज है उसको आप इतना ज़्यादा बड़ा मत कीजिए ताकि बाद में उसको कंप्लीट करने में टाइम लगे, या हम यूँ बोले कि उसमें एफिशिएंसी जो है वो जीरो हो जाए। एफिशिएंसी का यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या है, मिनिमम वेस्टेज एज वेल एज बेस्ट क्वालिटी एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। तो ये सारा कुछ तभी पॉसिबल होगा व्हेन यू हैविंग अ टास्क साइज आर स्मॉल। आपका जो टास्क है वो छोटा हो, इतना ज्यादा बड़ा ना हो, जो आप लोड तैयार कर रहे हैं, टास्क दिया जा रहा है इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सो और हर बार जितनी बार आप वो टास्क करेंगे वो सेम लोड का हो, लाइक 50 इस लोड में बने, अगले लोड में फिर 50 ही होने चाहिए, उसमें फिर 50 ही होनी चाहिए, नेक्स्ट वाले में। अगर एक ही तरह से बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं एक लोड के अंदर, क्वांटिटी सेम है, तो इससे फायदा क्या होगा, जो आपकी क्वालिटी है, जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, एफिशिएंसी के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप एक लोड में 50 बना रहे हैं, एक में सीधा आप डबल कर रहे हैं, क्वांटिटी 100 बना रहे हैं, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी। सो दैट्स व्हाई दिस वन इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम टास्क साइज, कि जो एक एक्टिविटी या कोई एक्टिविटी की जा रही है उसका जो टास्क साइज है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, वो जरूरत से ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। तो प्रोडक्शन प्लान मतलब क्या है कि जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी जो प्लानिंग हो रही है वो किस तरह से आपने सारा प्लान करना है ताकि वो बिल्कुल परफेक्शन आए उसमें। तो देखिए, द प्लानिंग शुड बी सच दैट इट imposes an equal load on all the plants। तो इस तरह से आपने प्लानिंग करनी है
कि जितने भी आपके प्लांट इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी यूज हो रही है सभी के ऊपर एक समान लोड है, इक्वल लोड ऑन ऑल द प्लांट्स। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक टेबल है, टेबल के टोटल 4 लेग्स है, 4 टेबल की टोटल लेग्स है। अब मान लेते हैं कि आप सारा ही वेट एक तरफ डाल रहे हैं, तो होगा क्या, जिस लेग के ऊपर सारा वेट आ रहा है तो नेचुरली है दूसरी साइड से टेबल उठ जाएगा। मतलब क्यों उठ रहा है, क्योंकि बैलेंस नहीं है, किसी के ऊपर ज्यादा है, दूसरों के ऊपर बिल्कुल वेट नहीं है। तो इट मीन्स कि बैलेंस ना होने की वजह से वो डिसबैलेंस हो जाएगा, उसका ऑर्डर जो है वो खराब हो जाएगा या उसकी शेप में फर्क आ जाएगा। हो सकता है वो टेबल टूट जाए, हो सकता है जो आप ऊपर रखो वो नीचे गिर जाए। तो सेम एज इन द केस ऑफ प्रोडक्शन प्लान, कि आपने प्रोडक्शन इस तरह से प्लान करनी है विच इज ऑप्टिमम। ये प्रिंसिपल बोल रहा है कि इस तरह से प्रोडक्शन बनाओ, हर एक प्लांट के ऊपर प्रॉपरली वर्क जो है डिवाइड हो, इक्वली वर्क जो है डिवाइड हो, वर्कलोड किसी का बढ़े ना किसी का कम ना हो, इक्वल वर्कलोड ऑन ऑल द प्लांट्स। तो उससे क्या होगा, सभी प्लांट्स के ऊपर बराबर बराबर बढ़ जाएगा, जिससे एक तो प्लांट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, मतलब जो आपकी मशीनरी है इक्विपमेंट्स हैं वो जल्दी खराब नहीं होंगे, एज वेल एज सभी को आप यूज कर रहे हैं, कोई भी रिसोर्स जो है, कोई भी प्लांट और इक्विपमेंट जो है वो फ्री नहीं बच रहा, आपकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रही है सारे प्लांट की। इफ दिस मेथड, इफ प्रोडक्शन प्लानिंग with the help of schedule. So planning should be such that it imposes an equal load on all the plants. This one is also the principle of scheduling. इस तरह से आप शेड्यूलिंग करें कि आपका कोई भी प्लांट जो है वो खाली ना बचे। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम सीक्वेंस। ऑप्टिमम सीक्वेंस क्या बोल रहा है कि जब आपने शेड्यूलिंग करनी है तो सीक्वेंस जो है, जिस सीक्वेंस के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, एक्टिविटीज सारी चल रही हैं, वो इस तरह का सीक्वेंस हो कि सभी प्रॉपरली एक दूसरे के साथ जुड़े हों, कोऑर्डिनेटेड हों। देखिए, शेड्यूलिंग टेंड टू अचीव द मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन द वर्क इज प्लान्ड सो दैट वर्क आवर्स आर नॉर्मली यूज्ड इन द सेम सीक्वेंस। तो वर्क आवर जो है वो एक सीक्वेंस के अंदर ही यूज हो रहे हो। जैसे मैंने अभी कोई एग्जांपल दी थी, दोबारा दे रहा हूँ। मान लीजिए आप एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जो कि नंबर ऑफ प्रोसेस के थ्रू मूव हो रहा है, तो कोशिश कीजिए जब ए प्रोसेस कंप्लीट हो उधर आपका बी भी कंप्लीट हो जाए, ताकि आप जो ए प्रोसेस का फिनिश है उसको बी के ऊपर एज अ रो यूज करें। तो जो बी है वो जैसे ही कंप्लीट करे अपना प्रोसेस, उधर सी का जो प्रोसेस था वो खत्म हो गया हो, ताकि सी बी से ले ले प्रोडक्ट और फिर आगे प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दे। तो इस तरह से प्रॉपर सीक्वेंस जो है वो इस तरह से बना हो कि टाइम वेस्ट ना हो, कोई भी मशीन और प्लांट स्पेयर ना बचे, वो प्रॉपरली प्रोडक्शन चलती जाए प्रोसेस बाय प्रोसेस। एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज वो भी ध्यान में रखना होगा एट द टाइम ऑफ शेड्यूलिंग। तो इस चीज को बोल देते हैं हम कि एक्टिविटीज आपस में कोऑर्डिनेट है, क्योंकि नहीं तो होगा क्या, मान लीजिए ए ने एक्टिविटी कंप्लीट करने में या प्रोसेस कंप्लीट करने में लगा दिया 1 घंटा, लेकिन जो बी है उसने 1 घंटे के अंदर ए ने अपना काम खत्म करके बी के लिए आउटपुट तैयार कर दी। अब बी उस आउटपुट को यूज करेगा एज अ इनपुट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बी जो है अभी उसको अपना प्रोसेस जो पहले का चल रहा है उसको खत्म करने में 2 घंटे या 3 घंटे और लगेंगे। तो इससे सी का भी काम रुकेगा, डी का भी रुकेगा। तो इससे एक प्रॉब्लम आ रही है, सारा ही जो चेन है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। इसलिए जब आपने शेड्यूलिंग करनी है तो एक्टिविटी का सीक्वेंस इस तरह से सेट करना होगा कि अगर एक एक्टिविटी पर वर्क कंप्लीट हो रहा है तो दूसरी के ऊपर भी कंप्लीट होना चाहिए, ताकि वो जल्दी से पहले वाले प्रोसेस को यूज करे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, उनके बीच में जो चेन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। सो दिस वन इज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम सीक्वेंस। नेक्स्ट वन, वी हैव द शेड्यूलिंग स्ट्रेटजीज। तो स्ट्रेटजीज, एवरीवन नो द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजीज। जो हम स्ट्रेटजीज या रणनीति यूज करते हैं बेसिकली, तो शेड्यूलिंग के लिए किन किन स्ट्रेटजीज को आपको यूज करना होगा, मतलब कौन कौन सी वो स्ट्रेटजीज है जिनको आप शेड्यूलिंग के टाइम में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कह रहा है जैसे डिटेल शेड्यूलिंग। Detail scheduling for specific job that are arrived from the customers is impractical in actual manufacturing situation। देखिए, मैं डिटेल शेड्यूलिंग का पहले आपको मतलब क्लियर करूँ क्या है इस यहाँ पर। डिटेल शेड्यूलिंग का मतलब है, मान लो आपको एक स्पेसिफिक कस्टमर ने जॉब दी है, मतलब स्पेसिफिक एक काम दिया है आपकी इंडस्ट्री को। जैसे कस्टमर बोलता है कि मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, इस तरह से सारा प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये उसकी स्पेसिफिकेशन है, ये सारे फीचर्स है, ये सारी उसकी फाइनल मुझको चाहिए, ये सारा कुछ मेरे को ऐड करके आप इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट बना के दे दीजिए।
तो अब यहाँ पर प्रैक्टिकली बोल रहा है ये पॉसिबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकली है, क्योंकि जैसा कस्टमर ने बोला, जैसी उसने क्वालिटी आपको बोली, जैसा उसने फीचर आपको बोला, जैसा उसने साइज आपको बोला, हो सकता है फिनिश प्रोडक्ट वैसा ना बने। रीजन ड्यू टू change in equipment, due to sorry equipment breakdown, due to change in orders, unforeseen events because future is uncertain। हो सकता है कहीं पर कुछ गड़बड़ हो जाए, छोटी सी गड़बड़ के कारण आपकी सारी ही प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज हो गई या शेप चेंज होगी। सो इट मीन्स जो प्लान है डिटेल शेड्यूलिंग के अंदर, डिटेल शेड्यूलिंग होती है शुरू से लेके अंत तक सारा कुछ ही शेड्यूल कर लेना, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं होता। जैसे हम यूं भी बोल सकते हैं कि आजकल जैसे आप देख रहे हैं कोविड-19 सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे लोगों ने शेड्यूल किया होगा कि मैं मई मंथ में ये करूंगा, जून में ये खरीदूंगा, अप्रैल में ये खरीदूंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, कोविड-19 की वजह से कामकाज ठप हो गए, जिससे क्या हुआ, वो ना अप्रैल में कुछ खरीद पाया, ना मई में जो लेनी थी चीज वो ले पाया। तो इसका मतलब ये सारी शेड्यूलिंग खराब होगी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टन, वो हालात होने थे, पता नहीं था। सेम एज इन द केस ऑफ बिजनेस, इन द केस ऑफ शेड्यूलिंग और इन द केस ऑफ ऑपरेशन। तो आपने सोचा था, कस्टमर ने बोला मेरे को ये चीज ऐसी बना के दोगे तो इस तरह से मेरे को मिलेगा प्रोडक्ट, तो आपने भी सोच लिया ठीक है जी हम ऐसे शेड्यूल कर लेते हैं सारा, आपको इस डेट को इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, एकदम मशीनरी खराब हो गई तो आप नहीं दे पाए उस डेट के ऊपर। तो या फिर हम बोले कि कोई ऐसा इवेंट हैपन हो गया जिससे आप, जिस तरह से हमने सोचा था कि प्रोसेस ए के ऊपर कंप्लीट होके इस डेट को बी पे चला जाएगा, इस डेट को सी पे, और इस डेट को हम कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे, लेकिन बी प्रोसेस पे जाके ब्रेक डाउन हो गया, या बी प्रोसेस पे जाके कुछ ऐसा इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई कि बंद हो गया सारा कुछ। अब जो प्रोडक्ट है वो बी के ऊपर ही पेंडिंग है, तो कस्टमर को जिस डेट को देना था आप दे ही नहीं पाओगे। तो इट मीन शेड्यूलिंग जो है, डिटेल शेड्यूलिंग जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू द अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर, due to the change in orders, as well as due to the equipment's breakdown. So all others unforeseen events may affect on this. Next one is cumulative scheduling. So cumulative scheduling क्या है? Cumulative scheduling of total workload is useful, स्पेशली फॉर द लॉन्ग रेंज प्लानिंग। तो अंडरलाइन करने वाली चीज है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, क्यूमुलेटिव शेड्यूलिंग के अंदर लॉन्ग रेंज प्लानिंग एंड कैपेसिटी नीड। तो लॉन्ग रेंज प्लानिंग ऑफ कैपेसिटी नीड्स मतलब क्या है कि लंबे समय की अगर प्लानिंग है, कैपेसिटी को आप लंबे समय के लिए शेड्यूल कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, देन क्यूमुलेटिव शेड्यूलिंग इज अ बेस्ट, एंड दिस में लोड द करंट पीरियड एक्सेसिवली एंड अंडर लोड फ्यूचर पीरियड। तो मतलब क्या है, इसमें करंट पीरियड और जो लोड, अंडर लोड फ्यूचर पीरियड्स है, बोथ आर टू बी कंसिडर। सो इट हैज सम मींस टू कंट्रोल द जॉब। तो डिटेल के अंदर तो हम नहीं थे कंट्रोल कर पा रहे, लेकिन इसके अंदर कुछ आपके पास मेथड्स हैं कि यू कैन कंट्रोल ओवर द जॉब। सो ये स्ट्रेटजी है आपके पास। नॉर्मली जब लॉन्ग रेंज प्लानिंग होगी कैपेसिटी नीड्स की, तब क्यूमुलेटिव शेड्यूलिंग आप यूज करेंगे। तो इसके अंदर करंट पीरियड और जो फ्यूचर लोड पीरियड है, दोनों दोनों को आप रिलेशन बना के दोनों को ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फायदा यही है कि आपने करंट सिचुएशन को ध्यान में रखा, फ्यूचर सिचुएशन को भी ध्यान में रखा, तो फिर आपने प्रोडक्ट या ऑपरेशन जो है वो किया, जिससे क्या होगा कि चांसेस हैं कि जैसी कस्टमर को हमने बोला था वैसा ही हम पूरा करके देंगे उसी डेट के ऊपर उसी मेथड के साथ। सो दैट्स व्हाई दिस मेथड हैविंग सम बेनिफिट। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव डिटेल। क्यूमुलेटिव डिटेल इज अ कॉम्बिनेशन बोथ फिजिबल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। सो फिजिबल एंड प्रैक्टिकल जो दोनों अप्रोच है उनका कॉम्बिनेशन है, दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज क्यूमुलेटिव डिटेल। एंड इफ द मास्टर शेड्यूल हैज फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल पोर्शन, तो क्या बोल रहे हैं, अगर मास्टर शेड्यूल जो फिक्स्ड है, मास्टर शेड्यूल फिक्स का मतलब क्या है कि जो मास्टर शेड्यूल हमने तैयार किया जिसके अंदर सारे ऑपरेशंस पहले से फिक्स्ड है, वो पोर्शन एज वेल एज द फ्लेक्सिबल पोर्शन, फ्लेक्सिबल पोर्शन मीन टू से विच मे बी चेंज इन फ्यूचर। तो मास्टर शेड्यूल जो है वो फिक्स्ड भी है और साथ में फ्लेक्सिबल पोर्शन, बोथ आर टू बी कंसीडर अंडर द क्यूमुलेटिव डिटेल्ड मेथड। तो इसलिए इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, फिजिबल अप्रोच भी है। मतलब ये हुआ कि कुछ फिक्स्ड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। फिक्स्ड है मतलब कि जो हमने शेड्यूल किया है उसी हिसाब से करना है, और थोड़ा हमने इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के भी चांसेस रखे, अगर हालात चेंज हो गए तो इस तरह से हम कर सकते हैं। मतलब हम यूँ बोल दें कि हमने कस्टमर को बोला है कि वैसे तो इस डेट तक हम पूरा कंप्लीट करके देंगे आपको, मान लीजिए अगर कोई सिचुएशन में प्रॉब्लम आए, चेंज आए,
तो इस तरह का प्रोडक्ट हो सकता है अप टू दिस डेट। तो इट मीन्स आप दोनों ही फिक्स करके चल रहे हैं मास्टर के अंदर, फिक्स्ड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है प्रायोरिटी डिसीजन रूल। तो प्रायोरिटी डिसीजन रूल्स आर शेड्यूलिंग गाइड्स that are used independently and the conjunction with one of the above strategy. तो according to this priority decision rule are scheduling guides that are used independently, ये दोनों जो है वो independently यूज होती है। ये गाइड कर रही है कि जो शेड्यूलिंग है वो इंडिपेंडेंटली होगी, एंड कंजक्शन कंजक्शन होती है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कंजक्शन विद वन ऑफ द अबव स्ट्रेटजीज। जो ऊपर दी गई स्ट्रेटजीज है दोनों को मिलाकर एक स्ट्रेटजी बनाकर इनको यूज किया जाता है। मतलब क्यूमुलेटिव शेड्यूलिंग, क्यूमुलेटिव डिटेल, बोथ आर टू बी यूज्ड इन सिंगल टाइम, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसको ये भी बोल देते हैं, दिस वन इज इंपॉर्टेंट हियर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब ये हुआ, इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कस्टमर ने ऑर्डर कब दिया या पर्टिकुलर कब स्टार्ट होगी कब खत्म होगी। इसमें ये देखा जाएगा जिस कस्टमर ने पहले ऑर्डर दिया आके उसको पहले पूरा कर दिया जाएगा, जिसने बाद में दिया उसको बाद में दिया जाएगा। दीज आर यूजफुल इन रिड्यूसिंग द वर्क इन प्रोग्रेस और इन्वेंट्री, क्योंकि इससे आप प्रोडक्ट बना के तैयार कर नहीं रख रहे। जब कस्टमर ऑर्डर देगा देन यू कैन मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, और जो पहले ऑर्डर देगा उसको पहले तैयार कर मिल जाएगा। तो दिस वन इज अ प्रायोरिटी डिसीजन, मतलब जो पहले आया उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, जो बाद में आया उसको दूसरे नंबर के प्रोडक्ट देंगे। सो दिस वन आर द स्ट्रेटजीज। नाउ नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग। देयर इज टू टाइप ऑफ शेड्यूलिंग, one is forward scheduling and one is backward scheduling. Let's start with the forward scheduling. Forward scheduling is commonly used in job shop where customer place their order on need as soon as possible. तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉरवर्ड शेड्यूलिंग के अंदर कि ये मेथड कब यूज होगा। ये उस सिचुएशन में यूज होगा जब आप कस्टमर के ऑर्डर को पूरा कर दे रहे हैं, मतलब जब वर्क हो रहा है ऑन द ऑर्डर ऑफ द कस्टमर और ऑन द नीड ऑफ द कस्टमर, देन फॉरवर्ड शेड्यूलिंग आप यूज करेंगे। मतलब ये तब बनता है जब कस्टमर पर्टिकुलर आपको आके ऑर्डर दे रहा है कि मुझको ये प्रोडक्ट चाहिए, देन आप फॉरवर्ड शेड्यूलिंग अप्लाई कर रहे हैं और उसके अंदर होगा कि जो पहले ऑर्डर देंगे आप उसको पहले बना के देंगे, नीड एज सुन एज पॉसिबल बेसिस भी बोल देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मान लीजिए हमने पिज़्ज़ा के लिए ऑर्डर दिया, तो पहले हमारा ऑर्डर पूरा होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट कस्टमर हमारे बाद आके ऑर्डर दे रहा है फिर उसका ऑर्डर कंप्लीट होगा। तो सेम एज हियर कि बेसिकली फॉरवर्ड शेड्यूलिंग इज कॉमनली यूज्ड इन जॉब शॉप। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, दिस वन इज अ की पॉइंट, यूज्ड इन जॉब शॉप वेयर द कस्टमर प्लेस देयर ऑर्डर on need as soon as possible basis. This one is also important line, on need as soon as possible basis. Forward scheduling determine start and the finish time of the next priority of job by assigning its earliest available time slot and from that time. So मतलब क्या है कि फॉरवर्ड शेड्यूलिंग के अंदर आप स्टार्ट और फिनिश टाइम जो होगा वो रखेंगे, फिक्स रखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वाली जॉब के लिए होगा। मान लीजिए आपकी ए जॉब कंप्लीट हो रही है विद इन 1 आवर, इट मीन्स कि जो बी जॉब स्टार्ट होगी वो आफ्टर 1 आवर होगी। तो इट मीन्स स्टार्ट एंड फिनिश टाइम ऑफ नेक्स्ट प्रायोरिटी जॉब की, नेक्स्ट जो जॉब हमने करनी है सब स्टार्ट, उसका स्टार्ट और फिनिश टाइम पहले से फिक्स होगा। तो इसको बोला जाता है और अर्लीस्ट अवेलेबल टाइम स्लॉट, जो पहले होगा। मतलब ए पर्सन ने ऑर्डर दिया, उसको कंप्लीट किया, नेक्स्ट बी का ऑर्डर है तो बी के ऑर्डर को स्टार्ट करना होगा आफ्टर द ए ऑर्डर। सो इट मीन्स प्रायोरिटी दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल स्लॉट। डिटरमाइन when the job will be finished in that work center, तो अगर ये जॉब कंप्लीट होगी फिर जाकर बी जॉब को स्टार्ट किया जाए। फॉरवर्ड मेथड जनरेट इन द प्रोसेस इन्वेंट्री दैट आर नीडेड एट सब्सिक्वेंट वर्क सेंटर एट हायर इन्वेंट्री कोस्ट, तो इससे इन्वेंट्री कोस्ट ज़्यादा होगी। फॉरवर्ड शेड्यूलिंग इज सिंपल टू यूज एंड इट गेट द जॉब डन इन शॉर्टर लीड टाइम कंपेयर टू द बैकवर्ड शेड्यूलिंग। तो इसके अंदर बेनिफिट क्या है कि आप जॉब को जल्दी पूरा करेंगे देन द बैकवर्ड शेड्यूलिंग, इसके अंदर कोशिश होगी कि जितनी जल्दी से जल्दी एक का ऑर्डर पूरा करें तो दूसरे का ऑर्डर हम स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस मेथड हैविंग अ शॉर्ट लीड टाइम एज कंपेयर टू द बैकवर्ड शेड्यूलिंग। इसके लिए पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बैकवर्ड दूंगा। तो देखिए आप लास्ट देखिए डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन है। जैसे ये फॉरवर्ड शेड्यूलिंग दे रखी है, दिस वन इज अ फॉरवर्ड शेड्यूलिंग। स्टार्ट बाय शेड्यूलिंग रॉ मटेरियल एंड वर्क, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऑब्टेन रॉ मटेरियल। देखिए ये टाइम पीरियड है, मान लेते हैं 1 2 3 4। रॉ मटेरियल मिला आपको 3 दिन के अंदर एंड ऑपरेशन 1 कंप्लीटेड 4 to 5 विद इन 4 to 5, 4 से 5 दिन, मतलब ये आपका टोटल डेट है। तो ये जो एरिया दिखा रहा है आपको कलरफुल एरिया है, दिस वन इज बेसिकली अ
ऑपरेशन टाइम, सॉरी ट्रांजिस्ट और क्यू टाइम। तो ये आपको ट्रांजिस्ट में रास्ते में समय लग रहा है, ये आपका जो ब्लैंक है बिल्कुल ये आपका ऑपरेशन को कंप्लीट करने मतलब प्रोडक्शन करने में ये समय लग रहा है, ये आपका रास्ते में ट्रांजिस्ट में समय लग रहा है इस ऑपरेशन तक पहुंचने के लिए। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल लिया, अब रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेसिंग हुई, रॉ मटेरियल के बाद ये ट्रांजिस्ट में रास्ते में है, रास्ते के बाद जाके ये हमारे पास पहुंचा प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पर ऑपरेशन 1 में प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, जैसे प्रोडक्शन कंप्लीट है उसके बाद फिर ये किसी ट्रांजिस्ट के मीडियम से हमारे तक पहुंच रहा है ऑपरेशन 2 के लिए। यहाँ पर ऑपरेशन 2 फुलफिल हुआ, देन आफ्टर दैट ये ऑपरेशन 2 कंप्लीट हुआ यहाँ पर, इसके बाद ये फिर समय लग रहा है ट्रांजिस्ट के अंदर, फिर जाके पहुंचा फाइनल प्रोडक्ट को पैक किया जाएगा, असेंबली होगी। तो इट मीन्स अंडर दिस फॉरवर्ड शेड्यूलिंग हम जो हमने देख रहे हैं फर्स्ट ऑपरेशन को हम प्लान करेंगे, जब फर्स्ट कंप्लीट होगा देन सेकंड चलेगा, देन सेकंड के बाद फाइनल। तो इसके अंदर हमारा कोई फिक्स्ड डेट नहीं है, हाँ जो ऑपरेशंस है उनका पीरियड फिक्स होगा कि ये ऑपरेशन कितने दिन में कंप्लीट होगा, जिससे हम अगला ऑपरेशन स्टार्ट कर पाएंगे। तो दिस वन इज अ फॉरवर्ड कि हम अगले अगले प्रोसेस की तरफ देखते हैं, अगले प्रोसेस को हम शेड्यूल करते जाते हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन एंड नेक्स्ट के ऊपर मूव करें। तो अब हम देखते हैं बैकवर्ड के अंदर क्या है। Backward scheduling is often used in assembly type industry and commit in the advance to specific delivery date. तो कहाँ पर यूज हो रहा है, इन assembly type industry and commit in advance to specific delivery date. तो this one is also important point कि एडवांस में ही इसके अंदर एक डिलीवरी डेट फिक्स कर ली जाती है। जैसे आज हमने ऑर्डर रिसीव किया तो आज ही डिसाइड होगा कि फ्यूचर में किस डेट को जाकर हमने वो प्रोडक्ट डिलीवर करना है टू द कस्टमर। सो डिलीवरी डेट फिक्स इन एडवांस एट द टाइम ऑफ receiving that order. And backward scheduling determine that start and finish time for waiting job by assigning them to latest available time slot that will enable each job to complete it just when it is due or before done before। तो इसके अंदर फॉरवर्ड की तरह नहीं है, हमको ऑपरेशन देखने की जरूरत नहीं है कि ये ऑपरेशन कब कंप्लीट हो रहा है, बी कब कंप्लीट हो रहा है। मतलब उसके अंदर ये फिक्स था कि ये ऑपरेशन 2 दिन में पूरा होना चाहिए, बी 3 दिन में पूरा होना चाहिए, सी 4 दिन में। इसके अंदर कोई ऑपरेशन को नहीं देखना, आपने एक फाइनल डेट फिक्स की हुई है, ड्यू डेट, उस डेट तक या उससे पहले पहले प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो इट मीन्स बैकवर्ड शेड्यूलिंग के अंदर आपका किसी ऑपरेशंस के साथ कोई कंसर्न नहीं है, बेसिकली कंसर्न विद द लास्ट और ड्यू डेट। बाय असाइनिंग जॉब as late as possible, backward scheduling minimize the inventories since a job is not completed until it must go directly to the next work center on its routing। तो क्या बोल रहा है कि इसके अंदर क्या है, बैकवर्ड शेड्यूलिंग जो है इन्वेंट्री को मिनिमाइज करती है, ज़्यादा आपको इन्वेंट्री स्टोर करने की जरूरत नहीं है। इज completed and job is completed until it must go directly to the next work center। तो तब तक जॉब कंप्लीट नहीं होती जब तक ये नेक्स्ट सेंटर के ऊपर ना चली जाए। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड शेड्यूलिंग मेथड्स बोथ आर शोन, देखिए हम देख ही रहे थे। अब देखिए मैं आपको बैकवर्ड भी समझा देता हूँ। यहाँ पर आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड डेट, इस डेट तक हमने कंप्लीट करना था, ये बैकवर्ड है। तो देखिए बैकवर्ड स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं काम, लेकिन इसके ऊपर अपने बैकवर्ड की तरफ देखना है कि ऑर्डर कंप्लीट कब करना है। तो देखिए ऑर्डर कंप्लीशन के लिए लास्ट डेट दे रखी है 12th, तो 12th को ऑर्डर कंप्लीट करना था, लास्ट डेट है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट शेड्यूलिंग ड्यू टू रिक्वायर्ड एट वर्क। तो हम शेड्यूलिंग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्टेन करेंगे रॉ मटेरियल, ऑपरेशन 1 ऑपरेशन 2। तो अब ये जो 12th है इससे पहले पहले हमको फाइनल असेंबली करनी होगी या इस डेट तक, क्योंकि ये जो डेट है मान लेते हैं कि ये जो लास्ट डेट दी गई है इसके बाद हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये टाइम है। इसको इसके अंदर बैकवर्ड के अंदर सबसे पहले हमने इसके ऊपर फोकस करना है कि कब प्रोडक्ट बना के देना है। लेकिन इसके अंदर फॉरवर्ड शेड्यूलिंग के अंदर हम कहीं भी पहले नहीं डिसाइड कर रहे कि कब प्रोडक्ट बना के देना है, हम इसके अंदर सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सी एक्टिविटी कब शुरू होगी, फिर कौन से ऑपरेशन 1 कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, ऑपरेशन 2 कब शुरू होगा कब खत्म होगा, कब फाइनल असेंबली होगी। तो इसके अंदर कोई प्रोडक्ट के लिए फिक्स डेट नहीं है, फाइनल डेट नहीं है इन फ्यूचर, लेकिन ऑपरेशंस कंप्लीट करने के लिए एक फिक्स्ड पीरियड है। लेकिन बैकवर्ड में बिल्कुल ऐसा नहीं है, बैकवर्ड के अंदर पहले से एक डेट फिक्स्ड है जो कस्टमर को दी जा रही है, उस डेट से पहले पहले या अप टू दैट पर्टिकुलर डेट आपको प्रोडक्ट तैयार करना होगा, देन ऑपरेशन स्टार्ट करने होंगे। तो इसमें ऑपरेशंस का कोई इतना ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ लास्ट डेट देखनी होगी कि उस डेट तक प्रोडक्ट बनना जरूरी है। सो दिस वन इज अ बैकवर्ड अप्रोच और बैकवर्ड शेड्यूलिंग। सो ऑल दीज अबाउट द शेड्यूलिंग। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर दिस, एंड
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब